हेलो दोस्तों, मैं आपको ज्योग्राफी का आपकी जो ज्योग्राफी है, मैंने आपको फर्स्ट बुक का आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। सेकंड बुक का मैंने चैप्टर फर्स्ट आपको कंप्लीट करवा दिया। आज मैं सेकंड चैप्टर लेकर चल रहा हूँ बुक फर्स्ट का, सॉरी बुक सेकंड का। जो बुक सेकंड है उसका चैप्टर सेकंड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, जिसका नाम है प्रवास। इसका है प्रकार एवं परिणाम। देखो, आपने अगर मुझसे चैप्टर बुक फर्स्ट पढ़ चुके हो, यानी आपने मेरे से बुक फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत आपको बताना क्या है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही कम समझने वाला चैप्टर है। यदि आपने चैप्टर फर्स्ट जो बुक फर्स्ट है उसका प्रवास कंप्लीट मेरे से कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ समझ में आने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने बताया था प्रवास का मतलब क्या है। देखिए, प्रवास का अर्थ मैंने बताया था, जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर, जैसे मैंने माना ये दिल्ली है, यानी ये दिल्ली है, वो दिल्ली को छोड़कर अगर मुंबई चला जाए, ये मुंबई है, अगर वो दिल्ली को छोड़कर मुंबई चला जाए तो इसे प्रवास कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति एक अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसे प्रवास कहा जाता है। ये बहुत ही छोटी डेफिनेशन है कि प्रवास क्या है, कि जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो प्रवास कहते हैं। फिर मैंने बताया था, जहाँ से व्यक्ति छोड़ता है उस स्थान को कहते हैं हम उद्गम स्थान, यानी ये उद्गम स्थान है। ठीक, जहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है उसे कहते हैं गंतव्य, उसे कहा जाता है गंतव्य स्थान। यानी जब व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो उस ही घटना को प्रवास कहा जाता है। यानी यहाँ से आपके पास प्रवास की दो डेफिनेशन चाहिए। पहले क्या है कि जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। दूसरा क्या है, जब व्यक्ति उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। उद्गम स्थान क्या है, जहाँ से प्रवासी चलता है, यानी जहाँ से प्रवासी चलता है उसको उद्गम स्थान कहा जाता है। और जहाँ व्यक्ति पहुँचता है, यानी जहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है उस स्थान को गंतव्य स्थान कहा जाता है। यानी उद्गम स्थान क्या है कि जहाँ से प्रवासी चलता है, और गंतव्य स्थान का है जहाँ पर प्रवासी पहुँचता है, उस घटना को प्रवास कहा जाता है। देखिए, जहाँ से व्यक्ति जाता है, यानी यहाँ मैंने माना ये व्यक्ति था, सॉरी ये मोटे मोटे नैना, ये हंसता, सॉरी ये हंसता मुस्कुराता हुआ यहाँ से चल दिया। ठीक, यानी जब ये यहाँ से जाएगा तो इस व्यक्ति को कहा जाता है उत्प्रवासी। ठीक, यानी जहाँ से व्यक्ति जाता है उसको कहते हैं उत्प्रवासी। और जहाँ पर पहुँचा, यानी इसने दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते हुए ये पहुँच गया, यानी इस स्थान पर पहुँच गया, यहाँ पर उछलते कूदते जब स्थान पर पहुँच गया, तो जब ये इस स्थान पर पहुँचेगा तो इस व्यक्ति को यहाँ पर कहा जाएगा अप्रवासी। ठीक है, यानी जहाँ से व्यक्ति गया, यानी ये उछलते कूदते यहाँ पहुँचा, यहाँ से ही पहुँचता हुआ यहाँ पहुँच गया, यानी जहाँ से व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाता है। और जहाँ पर व्यक्ति पहुँचा, यानी ये जो व्यक्ति है ये मुंबई पहुँच गया, तो मुंबई पहुँचने पर ये कहलाएगा अप्रवासी। यानी आपसे पूछेगा उत्प्रवासी कौन है, उत्प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो एक स्थान को छोड़ता है, और अप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो एक स्थान पर पहुंचता है। यानी उत्प्रवासी और अप्रवासी के बीच अंतर एक छोटा सा है। यानी जिस स्थान से व्यक्ति चला, यानी जिस स्थान से व्यक्ति चलता है उस स्थान पर उस व्यक्ति को कहा जाता है उत्प्रवासी, और जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है उस व्यक्ति को वहां पर कहा जाता है अप्रवासी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी आपसे पूछेगा उद्गम स्थान कहाँ है, जहां से उत्प्रवासी चलता है। गंतव्य स्थान कहाँ है, जहां पर अप्रवासी पहुंचता है। सिंपल सा है। यानी उत्प्रवासी कौन है, जो व्यक्ति जाता है। अप्रवासी कौन है, जो व्यक्ति पहुंचता है। गंतव्य उद्गम स्थान का जहां से प्रवासी चलता है, उद्गम स्थान कहाँ से, जहां से व्यक्ति चलता है, और गंतव्य स्थान कहाँ है, जहां पर व्यक्ति पहुंचता है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये पिछला चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा है तो यहाँ समझने में तो पहली बात तो यहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप मेरे से पिछला पढ़ के आ रहे हो तो यहाँ बिल्कुल भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे हम चलते हैं इसे लेकर। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि देखो उद्गम स्थान क्या है और गंतव्य स्थान क्या है, अप्रवासी कौन है, उत्प्रवासी कौन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था लोग प्रवास करते क्यों हैं, तो प्रवास करने के कुछ मैंने बताए थे। प्रवास लोग करते क्यों हैं, एक स्थान को देखो, एक स्थान को लोग छोड़ते क्यों हैं। जो छोड़ने वाले कारण हैं, जो छोड़ने वाले कारण हैं उनको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। यानी जो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति एक स्थान को छोड़ देता है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति पहुंचता है, यानी जहां पर व्यक्ति पहुंचता है। तो ये उन कारकों को जहां व्यक्ति को बुलाते हैं, यानी ये जो कारक हैं प्रतिकर्ष कारक हैं, ये बेकार होते हैं। ये ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ जाता है। उन कारकों को कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक। और वे कारक जो व्यक्ति को बुलाते हैं, कहते हैं आजा बेटा यहाँ रहे, उनको कहते हैं आपको अपकर्ष कारक। यानी प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो व्यक्ति को एक स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों फर्क है। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या है, यानी आप कुछ भी सोचो ऐसे कारक जिसके कारण व्यक्ति को एक स्थान छोड़ना पड़ जाता है। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को बुला लेते हैं। तो आप सोचो जैसे जल की उपलब्धता, अगर जल आसानी से नहीं मिलता लोग नहीं रहेंगे। और क्या है, राजनीतिक उपद्रव है, जहाँ राजनीतिक उपद्रव होगा वहाँ लोग नहीं रहेंगे। जहाँ शिक्षा खराब होगी वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहेंगे। जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेकार होंगी वहाँ नहीं रहना चाहेंगे। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ नहीं रहना चाहेंगे। ये सारे कारक हैं जहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, ये आप जो कुछ कारण सोच लो जो खराब हो, वो सारे प्रतिकर्ष कारक होते हैं। उसके कारण लोगों को एक स्थान छोड़ना पड़ जाता है। और अपकर्ष कारक क्या है, ये सारे अपोजिट होंगे। ये जल बहुत अच्छा उपलब्ध होगा जिस कारण लोगों को बुलाते हैं आजा। राजनीतिक शांति बहुत होगी, यानी सरकार सबके भले के लिए काम कर रही होगी इसलिए लोग यहाँ आकर रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, स्वच्छता बहुत अधिक होगी। यानी वे सारे कारक जो बहुत अच्छे होंगे जो लोगों को बुलाते हैं उनको अपकर्ष कारक कहा जाता है। वे सारे कारण जिसके कारण लोग एक स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं उन सबको प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। इनके कारण लोग इस स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उनके कारण लोग एक स्थान पर आ जाते हैं। तो यही आपको बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्यारह 33 ठीक है, तो लगभग 11:15 हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लोग एक स्थान को छोड़ते क्यों हैं और प्रवास क्या है, प्रवास के क्या कारण रहे होंगे। यानी यही कारण है जिसके कारण प्रवास लोग कर जाते हैं, एक स्थान पर आ जाते हैं और एक स्थान को छोड़ जाते हैं। अब देखिए प्रवास की धाराएं पूछता है, यानी प्रवास की कितनी धाराएं होती हैं, लोग कहाँ से कहाँ पर जाते हैं। तो प्रवास की 4 धाराएं होती हैं, आपको याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहला होता है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी हम ऐसे कह सकते हैं गांव से गांव। देखिए हाँ, जो गांव हम प्रवास करते हैं गांव से गांव, एक गांव को छोड़कर हम दूसरे गांव में रहने चले जाते हैं, तो ये प्रवास किया जाता है। यानी हम गांव से गांव में भी रहने जाते हैं, और हम ग्रामीण से नगर में रहने जाते हैं, यानी गांव से नगर में रहने चले आए। तीसरा, नगर से नगर में भी रहने जाते हैं, यानी शहर से, देखो नगर को कहते हैं हम शहर, शहर से शहर में भी रहने जाते हैं। हम शहर से गांव भी जा रहे हैं आजकल। हम जो रिफ्रेशमेंट लेने हम पहाड़ों पर जाते हैं, हम शहर भीड़ भरी धूल भरी हवाओं को छोड़कर थोड़ा रिफ्रेशमेंट के नाम पर हम गांव में रहने जाते हैं। आज जहाँ से हम भगे थे, हम जहाँ से ये सोच के भगे थे कि गांव तो बेकार है, कुछ है ही नहीं, आज रिफ्रेशमेंट वहीं लेना पड़ रहा है, यानी
वहीं रिफ्रेशमेंट मिल पा रहा है हमें। तो हम आज शहर से गांव को भी जा रहे हैं, यानी सॉरी मैंने आपको यहाँ लिख दिया, तो इस चीज़ को समझ लीजिए हो, शहर को यानी हम कहते हैं नगर, नगर से ग्रामीण, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। देखिए अब कहता है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवास कौन करता है, गांव से गांव, यानी आप देखिए एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में कौन ज़्यादा जाता है, पुरुष ज़्यादा जाती है। देखो यहाँ आती है कि अधिक प्रवास कौन करेगा, पुरुष या स्त्री। अब आपको पता है पुरुष गांव से गांव रहने नहीं जाता, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव नहीं जाएगा, क्यों? उसे पता है जो सुविधाएं यहाँ है गांव में वो वहाँ भी होंगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा तो इतने में वो प्रवास करता नहीं है। लेकिन महिलाओं को तो शादी विवाह के पश्चात एक गांव से दूसरे गांव आना ही पड़ता है, यानी महिलाएं गांव से गांव में जो प्रवास है एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव बहुत ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ जो पुरुष हैं वो आते हैं कम और जो महिला हैं वो आती हैं बहुत ज़्यादा, यानी महिलाएं जो प्रवास करती हैं वो गांव से गांव में अधिक करती हैं और पुरुष कम करता है। अब देखो बात आती है गांव से नगर, गांव से नगर की बात है, गांव से शहर की बात है। गांव से शहर कौन ज़्यादा आता है? गांव से शहर आता पुरुष ज़्यादा, काम के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, आपका शिक्षा के चक्कर में, स्वास्थ्य सेवाओं के चक्कर में पुरुष ज़्यादा यहाँ पर जाता है। यानी जो इस वाली दूसरी जो धारा है इसमें पुरुष जाएगा अधिक, यानी पुरुष जाएगा अधिक और महिला जाती है कम। यानी देखो महिलाएं हैं वो शिक्षा व्यवस्था के मामले में पीछे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हमें पढ़ने भेजना होता है तो हम पुरुष लड़के को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं तुलना में महिला की, कहते हैं वहाँ भी महिला सेफ नहीं रहेगी, बहुत सारी अड़चनें लगाती हैं। तो इसमें गांव से नगर जो वाले में है पुरुष अधिक करता है प्रवास और महिला कम करती है, ठीक है। अब बात आती है नगर से नगर, इन दोनों में दोनों ही अधिक करते हैं। जो नगरों में रह रहे हैं एक स्थान को छोड़कर तुरंत जहाँ बेकार लगा या माहौल ठीक नहीं है उस स्थान को छोड़कर दोनों ही एक इधर उधर चले जाते हैं। तो यहाँ तीसरे वाले में नगर से नगर में महिला और पुरुष दोनों ही अधिक करते हैं। और नगर से ग्रामीण, देखो नगर से ग्रामीण की बात करें, अगर हम नगर से शहर की बात शहर से अगर गाँव की बात करें तो यहाँ दोनों ही कम करते हैं, महिलाएं भी कम जाती हैं पुरुष भी कम जाते हैं, दोनों में से कोई ज़्यादा नहीं जाता, यहाँ दोनों का ही स्तर कम है। तो आपसे देखिए एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गांव से गांव में सबसे ज़्यादा प्रवास कौन करता है, महिला या पुरुष? तो आपको दिखाई दे रहा महिला ज़्यादा करती है। कहते नगर गांव से नगर में प्रवास कौन करता है? पुरुष अधिक करता है। एक नंबर के यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नगर से नगर में प्रवास कौन करता है अधिक, तो हमारे यहाँ दोनों ही नगर से नगर में प्रवास अधिक करती हैं। और शहर से गाँव की तरफ प्रवास दोनों को में कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है? दोनों ही कम करती हैं। तो आपको ये चार्ट बना लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से इसमें से जरूर आएगा। इट इज़ 100% श्योरिटी, आपको ठप्पा लगा लो 100% का यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इस चीज़ का ये चार्ट बनाइए फटाफट। तो आपने बना लिया होगा ये चार्ट, बाकी आप वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। देखिए आपसे पूछता है कि जो प्रवास करा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो इसके परिणाम क्या पड़ते हैं। यानी आपसे पूछेगा प्रवास के परिणाम क्या पड़े, यानी प्रवास का प्रभाव क्या पड़ा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए इस कारण से देश में प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए पहला पढ़ते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक हमेशा रिलेटेड होता है पैसे से, आपको ये याद रखना है। आर्थिक का मतलब पैसा। देखिए प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, लोग मैंने माना ये देश ए था, ये देश बी में पहुंच गए, यानी मैं कहता हूँ शहर ए से शहर बी में पहुंच गए, ठीक। अब आप बताइए जब ये यहाँ पर पहुंच गया, एक व्यक्ति जो था वो उछल कूद करता हुआ वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब जब यहाँ काम करने पहुंच जाएगा तो क्या यहाँ से पैसा कमाकर यहाँ नहीं भेजेगा? भेजेगा भाई। यहाँ काम करने गया था, यहाँ काम कर रहा है, अब ऐसा तो नहीं रोज आएगा हर महीने ले पापा 10,000 रुपये कमा के लाया तेरा लौंडा, या तो ऐसा नहीं होगा कि वो
यहाँ जाएगा और वापस पैसा देने आएगा, तो वहाँ से वो पैसा भिजवाता रहता, यानी यहाँ पर बैठा काम कर रहा है वो यहाँ पैसे भिजवाता रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ से जो मुद्रा है यानी जो पैसा है वो यहाँ पर आएगा। इसे जो पैसा आता है उसको कहते हैं हम हुंडियाँ। यानी आपसे हुंडियाँ क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरी जगह काम करता तो वहाँ से जो धनराशि भेजी जाती है उसे हुंडी कहते हैं। हुंडियाँ भेजी, तो जो हुंडियाँ हैं ये शहर ए के लिए बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। यानी अब कोई पापा थे उनके, उन्हें विवाह करना है बच्चे का कर्जा देना है, घर बनाना है, घर खरीदना है, तो ये इन सब में काम आती हैं ये हुंडियाँ। तो ये जो हुंडियाँ हैं ये बहुत काम आती हैं। तो आपको याद रखना आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है कि लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर काम करने जाते हैं, और जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ से लोग हुंडियाँ भेजते हैं। ये हुंडियाँ बहुत ज़्यादा कार्य आती हैं, लोग विवाह करने के लिए, कर्जा देने के लिए, घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए इन हुंडियों का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ता है प्रवास का। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो मैं पढ़ाता हूँ ना, आपको जो डेफिनेशन समझ आ रही है मेरे पढ़ाने से, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो यू मच बेटर अंडरस्टैंड एनी टाइम, आप उससे ज़्यादा समझ पाओगे और आपको समझने में अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। वो आपको अपनी आपकी डेफिनेशन होगी वो, और कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं होती, बट उसका कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। जो मैं पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट सेम रखो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो उसे, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रखेगा। और जो मैं लिखवाता हूँ आप उसको लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मेरा भी लिखिए, आप अपनी भी लिखिए। इससे क्या होगा, आप आने वाले टाइम में आप ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो आप ये पहला होगा आर्थिक कारक। दूसरा देखते हैं हम सामाजिक कारक। सामाजिक परिणाम क्या पढ़ेगा, सामाजिक परिणाम। देखिए सामाजिक परिणाम की बात करें तो समाज क्या होगा, समाज में विभिन्न तरह के लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी एक स्थान पर अनेक मतलब प्रदेशों के लोग रहेंगे, तो सामाजिक संगठन अधिक होगा। मतलब एक बिहार का आ गया, एक बंगाल का आ गया, एक उड़ीसा का आ गया। इससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है, सामाजिक विविधता बढ़ती है। तो ये भी एक प्रवास का परिणाम रहता है। यानी प्रवास के कारण समाज में विभिन्नता आती है, बहुत सारे लोगों के साथ लोग एक साथ रहते हैं। इससे धर्म अच्छी तरीके से, संस्कृति अच्छी तरीके से उभरती चली जाती है। तो समाज वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है सामाजिक परिणाम क्या पड़ता प्रवास का। प्रवास के कारण बहुत सारी जो समाज के लोग होते हैं वो एक साथ रहने लगते हैं, भारत की संस्कृतियाँ समझने में मदद करता है। ये प्रवास का समाज का कारण है, परिणाम है। सामाजिक परिणाम कैसे पड़ा, बहुत सारे समाज के लोग थे, एक बहुत दूसरे समाजों के लोग आपस में एक साथ रहने लगे, और जब आपस में एक साथ रहेंगे तो उसका फायदा होगा। ठीक है, ये प्रवास का सामाजिक परिणाम है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं, इसमें आपको बस समझ के चलना है हल्का सा, कोई इतना थ्योरेटिकल नहीं समझना। देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है जनांकिकीय परिणाम। जनांकिकीय परिणाम कहता है जनांकिकीय परिणाम क्या होते हैं। देखिए आप मान के चलिए, आपको याद होगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, नगर में कौन ज़्यादा जाता है, यानी गांव से नगर में कौन अधिक जा रहा है, पुरुष। यानी गांव से अधिक कौन जाएगा, पुरुष। अब जो ये गांव था, जो ये गांव है, इस गांव में महिलाओं की संख्या कैसी हो जाएगी, महिलाओं की संख्या कैसी हो जाएगी, महिलाएं हो जाएंगी बहुत अधिक। भाई गांव से जो नगर है उसमें पुरुष चला गया, पुरुष वही कौन सा जाता है, जो कार्यशील जनसंख्या होता है 15 से 59 वर्ष के जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं गांव से नगर। अब यहाँ छोड़ गए महिलाओं को, अब जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। नगरों में पुरुषों की, देखो अब ये जो नगर है यहाँ पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। प्रवास करने से गांव में महिलाओं की संख्या, क्योंकि महिलाएं छूट गई गांव में, अब गांव में उनकी संख्या अधिक हो जाएगी, और जो महिलाएं हैं वो नगर में पहुंच गई। अब जब वो नगर में पहुंच जाएंगी तो नगर में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप ये बताओ लिंगानुपात, आपको याद है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो आप ये बताओ गाँव में लिंगानुपात कैसा होगा, गाँव में लिंगानुपात होगा बहुत अच्छा, क्योंकि पुरुष तो होंगे नहीं, महिलाएं होंगी। और जब महिलाएं होंगी तो हमें क्या लगेगा, ये तो गाँव भाई साहब महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा है, यहाँ तो महिलाएं ही महिलाएं हैं, यानी इस गांव की स्थिति बहुत अच्छी है।
क्या वास्तव में है ऐसा? तो वास्तव में ऐसा नहीं है। तो गांव में जो महिलाएं हैं वो अधिक रह जाती हैं। इसके कारण आता है लिंगानुपात असंतुलन। इसके कारण लिंगानुपात असंतुलन आ जाता है, संतुलित नहीं रह जाता। यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, परंतु यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी। यहाँ क्या है, यहाँ पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, लेकिन पुरुषों की भी स्थिति क्या होगी? पुरुषों की तो हमेशा ही स्थिति ठीक है, यहाँ पुरुषों की संख्या बहुत बढ़ती जाएगी। यहाँ जो है वो महिलाएं कम होती जाएंगी, यानी जो लिंगानुपात है यहाँ भी असंतुलित होगा। यहाँ भी महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ भी लिंगानुपात असंतुलित हो जाएगा। ऐसा लगेगा भैया नगरों में तो महिलाओं के प्रति स्थिति बहुत बेकार है, नगरों में महिलाएं नहीं मिलती, पुरुष ही पुरुष भरे पड़े हैं, और गांव में पहुंचे तो जो महिलाएं पुरुष ही नहीं, महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां खराब चीज दर्शा देती हैं। यानी इनके कारण क्या हो जाता है, वो लिंगानुपात असंतुलन आ जाता है। देखो यहाँ से आपको केवल एक बात समझनी थी कि गांव से गांव जो जनांकीय परिणाम क्या पड़ता है प्रवास का। जब पुरुष गांव से नगरों में प्रवास कर जाते हैं तो गांव में महिलाएं पीछे छूट जाती हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि महिलाओं की स्थिति ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। और पुरुष नगरों में बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं, तो नगरों में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो ऐसे में लगता है महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यानी इसके कारण जनांकीय परिणाम क्या पड़ता है कि लिंगानुपात में असंतुलन आ जाता है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, बस आप इसको नोट डाउन करिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आप इस चीज को समझ गए होंगे, बाकी मैं रफ कर देता हूँ ऐसे। देखिए आपने देखा, आपको मैंने 3 बता दिए, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, और मैंने आपको बताया जनांगीय परिणाम। अब मैं देखता हूँ पर्यावरणीय परिणाम। देखिए प्रवास के कारण पर्यावरणीय परिणाम क्या पड़ेगा। अब देखिए ये शहर था, गांव से लोग आए, कहीं से भी आए, इस शहर में आकर बसते रहेंगे। यानी कोई भी आएगा, दिल्ली को देखिए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मतलब छत्तीसगढ़, जो कोई आ रहा है वो इस दिल्ली में बसने लग रहा। यानी जो आएगा दिल्ली। अब दिल्ली में लगातार आने से क्या दिख रहा है आपको, ये क्या समझ आ रहा है इसमें मैं जो बना रहा हूँ आपको, यानी दिल्ली में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भीड़ लगातार, मतलब हर जगह से कोई व्यक्ति आएगा, दिल्ली में बस जाएगा, कहीं से आएगा दिल्ली में बस जाएगा, कहीं से भी आएगा दिल्ली में बस जाएगा। और जब दिल्ली में लगातार बसते चले जाएंगे तो दिल्ली में भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। भीड़ बढ़ती ही जा रही है आज, जिस कारण दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी जो दिल्ली होगी वहाँ देखिए आप प्रदूषण बहुत अधिक होने लगेगा। जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो प्रदूषण अधिक होगा, जल की समस्या आने लगेगी, यानी जल आसानी से उपलब्ध नहीं मिल पाएगा। जल की कमी, भाई देखिए टैंकर आने लग रहे हैं, जल की कमी पड़ जाती है कभी कभी दिल्ली में, तो प्रदूषण बहुत अधिक होगा, जल की कमी बहुत होगी। अब वनों को काटना पड़ेगा। अब देखिए वनों के जो क्षेत्र थे, जैसे सोनिया विहार वाला जो क्षेत्र आपका, यहाँ पीछे की साइड ये जंगल था, लोग वहाँ बस्ती बनाने लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचेगा, जल की निकासी कम हो जाएगी, जल पीने के लिए जल नहीं मिल पाएगा, वनों की कटाई होने लगेगी। यानी जो वन है उनको काट कर रहने के लिए बनाना पड़ेगा। फैक्ट्रियां बहुत लगेंगी यहाँ मजदूरों के आने से, जब फैक्ट्रियां अधिक रहेंगी तो प्रदूषण वही फिर बहुत ज़्यादा होगा। यानी पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं, प्रवास के कारण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। जब लोग एक स्थान में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो वहाँ प्रदूषण अधिक होगा, जल की समस्या आने लगी, वनों की कटाई करनी पड़ जाएगी, फैक्ट्रियां अधिक आने से प्रदूषण बहुत अधिक होगा। तो ये सारे पर्यावरणीय परिणाम पड़ते हैं प्रवास के कारण। तो आप ये समझ गए होंगे, ये चीज नोट कर लीजिए, आप कर लोगे नोट आपने। देखिए अब मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आपके 1 नंबर में आने के पूरे चांस हैं। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से प्रवासी सबसे ज़्यादा जाते हैं, प्रवासी सबसे ज़्यादा जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है। तो आपका ऐसा है बिहार,
और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों से प्रवासी सबसे ज़्यादा जाते हैं। यानी बिहार और यूपी से लोग केवल और केवल काम करने के लिए ही बाहर जाते हैं। तो बिहार और यूपी से प्रवासी सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं एक स्थान को, सबसे ज़्यादा। कहता ऐसा कौन सा राज्य है जहां प्रवासी सबसे ज़्यादा, राज्य जहां प्रवासी सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा आते कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आते हैं आपके वो महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। उसके बाद दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली के बाद आते हैं आपके गुजरात में, और गुजरात के बाद आते हैं आपके हरियाणा में। देखिए कहता है आपसे सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते कहाँ से हैं, तो बिहार और यूपी से सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं। कहता है सबसे ज़्यादा प्रवासी आते कहाँ हैं, तो एक नंबर पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद गुजरात, गुजरात के बाद हरियाणा। इन राज्यों में प्रवासी सबसे ज़्यादा जाते हैं, आते हैं, और यहाँ से प्रवासी सबसे ज़्यादा जाते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर सेकेंड है वो खत्म हो जाता है। कुछ नहीं है इसमें, अब वो 2-4 पॉइंट याद रखें। आपका यहाँ से कम 2 नंबर का इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। एक तो प्रवास के मैंने आपको बताया धाराएं, एक वहाँ से, और एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये तो क्वेश्चन तो आने के आपके 100% चांस हैं। और बाकी आपसे ये भी पूछ लेगा प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान, अप्रवासी, उत्प्रवासी, इनमें से कुछ पूछ सकता है। बाकी ये तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।